2022 का चुनाव करीब है। सपा, बसपा, कांग्रेस या हो बीजेपी, सबने मेहनत करना शुरू कर दी है और दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टियों में लोग जोड़ रहे हैं। एक तो ये राजनीति हो रही, दूसरी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, तमाम जातियां, तमाम कास्टिज्म की वोट जो है वो शुरू हो गई है वोटिंग। और उन वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम विभिन्न जातियों से संबंध रखने वाली पार्टियां जो हैं उनको अपने साथ जोड़ा जा रहा है। सपा भी जोड़ रही है, बीजेपी भी जोड़ रही है। अब देखने वाली बात है कि तमाम जो जातियों के बड़े नेता हैं उनके जुड़ने से क्या इन सियासी दलों को फायदा पहुंचेगा। ऐसे ही मुद्दे पे हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजा अब्बास और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद। बहुत बहुत स्वागत है नंदलाल निषाद जी आपका। नमस्कार, जय हिंद जय समाज। नंदलाल निषाद जी, जैसे मैंने बाकायदा इंट्रो में कहा, तमाम जातियों के जो नेता हैं वो अपने जातियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप निषाद समाज का नेतृत्व कर रहे हो, जैसा आपकी पार्टी का गठन हुआ, तो आप ये बताइए कि बहुत से निषाद नेता हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्या खास लगता है कि आप ही इस जाति की तमाम पहलुओं पर ज़्यादा गौर कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है? बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी लगी हमें। मान्यवर, हम बता दें आपको कि निषाद समाज जो है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि निषाद समाज एक जाति नहीं है। निषाद समाज एक जाति नहीं है, एक वर्ग है, एक समाज है, एक विचारधारा है। बिल्कुल, निषाद उसको कहते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, यदि कोई नदी में डूब रहा है, उसकी जान बचाने का काम करने वाला व्यक्ति निषाद हो सकता है। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति ही निषाद हो सकता है। जी। आप ये बताइए कि बहुत से निषाद नेता हैं उत्तर प्रदेश में। भाई, अभी एक नाम है जो उभरता हुआ है और बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया है, संजय निषाद। तो वो तो अपने इस वर्ग की बात कर रहे हैं कि हम असल नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप कैसे सामने आ गए हो एकाएक? देखिए मान्यवर, जो सच्चाई है वो ये है कि संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला व्यक्ति यदि अपने आप को निषाद कहता है तो हमें लगता है कि वो बड़ी अजीब बात कह रहा है। ये कैसे अजीब बात हो सकती है? ये बात इसलिए अजीब हो सकती है जी। कि फूलन देवी हमारे समाज की एक बेटी थी। हम समझ रहे हैं आप किधर आ रहे हो। आप सुधांशु त्रिवेदी के स्टेटमेंट पे आ रहे हो। मैं जो मान्यवर, मैं सुधांशु द्विवेदी के स्टेटमेंट पे नहीं, त्रिवेदी के स्टेटमेंट पे मैं नहीं आ रहा हूं। आप समझिए इस विषय को कि फूलन देवी एक गरीब निषाद की बेटी थी, उनके साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद वह देखिए नंदलाल निषाद जी, हम इस मौजू पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे जो सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया है। ये सवाल होगा मेरा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की है संजय निषाद के बारे में। मैं वही बता रहा हूं मान्यवर, मैं वही बता रहा हूं। मैं सुधांशु त्रिवेदी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। जो सच्चाई है वो यही है कि उनके साथ रेप होता है, वह भटक कर जंगल चली जाती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। इस पिछड़ों को कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, हम सबको एक हो जाना चाहिए। यह बताइए कि फूलन देवी के साथ रेप करने वाले हिंदू नहीं थे या फूलन देवी हिंदू नहीं थी? और यदि फूलन देवी हिंदू थी और निषाद की बेटी थी तो इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं जिन्होंने उनको मरवाने का भी काम किया था मान्यवर। जो सच्चाई है, एकदम सच्चाई है मान्यवर। अच्छा, क्या सबूत है? सबूत ये है कि वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यदि सह नहीं होता तो फूलन देवी जी का जो हत्यारा है शेर सिंह राणा, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में नहीं आया होता। इन लोगों ने उसको बुला करके प्रचार करवाया। इस बात से यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मरवाने का काम किया है। देखिए, इस डिटेल में आप पहले आ गए, मैं तो आपसे इस टॉपिक पे पूछता
मगर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो निषाद समाज की बात करते हैं कि हम असल हैं उनके चेहरे। तो ये नंदलाल निषाद जी, आप ये बताइए कि संजय निषाद तो बाकायदा तमाम विभिन्न पार्टियों से सौदेबाजी करते हुए नजर आते हैं, एमएलसी की, राज्यसभा की, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये समाज हमसे जुड़ा हुआ है। आप आ गए आगे और आप ये कह रहे हो कि आप असल नेतृत्व कर रहे हो, तो कैसे जनता समझे, कैसे ये समाज समझे कि कौन है असल निषाद नेता है कौन? मान्यवर निषाद नेता की मैं बात नहीं कर रहा हूं। वैसा ये है कि संजय निषाद सिर्फ एक परिवार चला रहे हैं। परिवार चलाना और समाज चलाना दोनों दो बात होती है मान्यवर। वह भारतीय जनता पार्टी से, उनका बेटा सांसद है, खुद वो भारतीय जनता पार्टी से ही एमएलसी है मान्यवर, और जो उन्होंने विलय किया हुआ है वो विलय किए हुए हैं। ये बताइए नंदलाल निषाद जी, चलिए उन्होंने विलय किया, अब ये बताइए कि ये फूलन देवी जी, स्वर्गीय फूलन देवी जी के बारे में जो स्टेटमेंट आया है, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं क्योंकि वो पूर्व सांसद भी हैं और इस दुनिया में नहीं है। अब उनके खिलाफ और जो वर्ड का इस्तेमाल किया है सुधांशु त्रिवेदी ने, तो आप ये मानते हो कि संजय निषाद का स्टेटमेंट अभी तक हमारी निगाहों से नहीं गुजरा है और उसी समाज का नेतृत्व की बात करते हैं संजय निषाद? इस पे आपका क्या कहना है? कैसे गुजरेगा संजय निषाद का स्टेटमेंट? भाई सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करने वाले लोग हैं भाई। तो आप गुलाम कह रहे हो उनको? और नहीं तो क्या? ये बताइए, गुलाम कहा है? एकदम मैं सही कह रहा हूँ, एकदम सही कह रहा हूँ। उनका बेटा भारतीय जनता। अच्छा, ये स्टेटमेंट के बाद, आने के बाद आपके समाज का कितना गुस्सा है बीजेपी की तरफ? ये बताइए जरा, आप तो रोज मिलते होंगे अपने समाज के लोगों से। बीजेपी की तरफ इतना गुस्सा है कि अभी चुनाव आ रहा है 2022 का, उसका परिणाम आपके सामने। संजय निषाद जब अपने समाज के लिए तमाम सभाएं करेंगे तो उस वक्त क्या फूलन देवी, स्वर्गीय फूलन देवी के सिलसिले से जो स्टेटमेंट सुधांशु त्रिवेदी ने दिया है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, तो इसका असर संजय निषाद की सभाओं में नहीं पड़ेगा जब वो मांगेंगे वोट? अब कोई मतलब नहीं है, वो एक नहीं 1000 सभा कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, जो मैंने अभी तो आप ये भी कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा तो संजय निषाद, जो अपने आपके वर्ग की, आपके समाज की बात कर रहे हैं, उनका भी चेहरा खुल गया कि उनका स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया? एकदम खुल गया, एकदम खुल गया है, ये एकदम साफ दिख रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ काम करने वाले लोग हैं भाई, समाज से उनका कोई लेना देना ही नहीं, निषादों से कोई लेना देना। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यदि फूलन देवी को निषाद जो मानने वाला है, वह निषाद भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला नहीं है किसी कीमत पर। एकदम संभव है। कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई, आरएसएस के वॉलंटियर्स जो हैं, जो डोर टू डोर जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि ना आप वर्मा हो, ना यादव हो, ना कुर्मी हो, ना अति पिछड़ा वर्ग से किसी से ताल्लुक है आपका, आप सबसे पहले हिंदू हो। तो वो हिंदू हिंदू कह रहे हैं जाके घर घर, निषादों को कह रहे हैं, यादव को कह रहे हैं, वर्मा को कह रहे हैं कि आप हिंदू हो पहले। मैंने बताया तो आपको कि उस समय फूलन तो हिंदुत्व के नाम पे निषाद नहीं वोट देगा बीजेपी को? कैसी बात कर रहे हैं आप? हम हिंदुत्व के नाम पे निषाद वोट देने वाला नहीं है। सच्चाई ये है कि आज फूलन देवी, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया। उसका एक प्रवक्ता है, क्या नाम है उसका, सुधांशु त्रिवेदी, उसने बोला है कि वो डाकू थी। उसको शर्म नहीं आ रही है, बोलने की तमीज नहीं है? वो पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी हो सकता है ये। और ये ब्राह्मण अपने आप को कहने वाला है, ये हिंदुस्तान के ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है ये ऐसी भाषा बोल करके। इसको बोलना ही नहीं चाहिए इस तरह की भाषा मान्यवर। सच तो ये है कि फूलन देवी एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसी भारत की पहली नारी थी जिन्होंने अपने साथ हुए बलात्कारियों को स्वयं सजा देने का काम किया था। पूरा समाज, निषाद समाज इस बात से गौरव महसूस करता है और निषाद समाज फूलन देवी को अपना देवी मानता है, अपनी बहन, अपनी बेटी मानता है, उनकी पूजा करता है मान्यवर। और ये बहुत बहुत अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। रिजल्ट इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। आपने माफी की मांग की कि माफी मांगे? अरे ये माफी कहाँ मांगने वाले लोग हैं भाई, ये अत्याचारी लोग हैं, ये माफी कहाँ मांगेंगे? ये आप भाषा से नहीं समझ में आ रहा है। नंदलाल निषाद जी, हाँ, उस घटना के बारे में सब जानते हैं जो फूलन देवी के साथ घटना घटी, उसके बाद इस दुनिया में वो नहीं है, सांसद रहीं। आप ये बताइए कि निषाद पार्टी जो के फाउंडर मेंबर संजय निषाद हैं, वो अपना परचम अलग लेके
बुलंद किए हुए हैं कि हम इस वर्ग के नेतृत्व कर रहे हैं, आप अलग किए हुए हो। आप ये बताइए निषाद समाज का कितना वोट बैंक है जो इस पे राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का 18% वोट है और वह गिने चुने लोगों को लेकर के एक फैक्ट्री चला रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, भैया उन्हीं की पार्टी के एक आदमी ने इल्जाम लगाया कि आप भी फैक्ट्री चला रहे हो, वो भी इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो फैक्ट्री चला रहे हैं, मैंने कहा नहीं कि परिवार चलाना। इल्जाम तो वो भी लगा रहे हैं आप पे कि आप भी जो है फैक्ट्री लगा रहे हो, आपने समाजवादी से सौदा किया है। समाजवादी से हमने सौदा कौन सा किया, हमने समझौता किया है, अलायंस। आज यदि समाजवादी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ये सच्चाई है मान्यवर कि उनकी औकात नहीं थी कि वो गोरखपुर जीत लेते, लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी ने उनको सहयोग करके और गोरखपुर जिताने का काम किया। जब जाकर के थोड़ा सा ग्लैमर मिला, और जब ग्लैमर मिला तो बीजेपी के हाथों बिक गए। ग्लैमर की शुरुआत तो समाजवादी पार्टी ही ने की है, संजय निषाद ने, ये तो इससे कोई इनकार नहीं। तो इतना बड़ा मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं मान्यवर कि आपको कोई आगे बढ़ा रहा है, आप उसी के साथ धोखा कर रहे हो। यह पूरे समुदाय, पूरे निषाद समाज के प्रति लोगों के सोचने का नजरिया बदल जाएगा कि ये कैसी लोग हैं यार, ये धोखा देने वाले लोग हैं। मान्यवर निषाद समाज धोखा देने वाला हो ही नहीं सकता। जो निषाद है वह दरिया में लोगों को पार करने का काम करता है, डूबते हुए को बचाने का काम करता है, बेसहारा लोगों का सहारा बनने का काम करता है निषाद समाज। मान्यवर समाजवादी पार्टी से 24/11/2021 को आपका गठबंधन हुआ, गठबंधन की क्या पॉलिसी है, किस तरह के गठबंधन, कुछ बताएंगे आप हमें? देखिए, गठबंधन में हमने किसी प्रकार का शर्त माननीय अखिलेश यादव जी के सामने नहीं रखा हुआ है। मैंने सिर्फ उनके साथ गठबंधन की घोषणा की है। मुझे एक भी सीट नहीं देंगे तो भी मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव। बताइए ये कौन सा गठबंधन है? एक भी सीट नहीं, ये कौन सा गठबंधन है? आप विषय को समझिए। नहीं, आप ये बताइए, आप एक राजनीतिक पार्टी हो, आपके कार्यकर्ता है, कोई टिकट भी ना दीजिए तब भी गठबंधन, ये कौन सा सियासी गठबंधन है भैया? मान्यवर, मैं ये जानता हूं कि मेहनत की मजदूरी यदि हम काम कर रहे हैं और हमारे समाज के लोगों का साथ उनको चाहिए और हमारा समाज उनके साथ है, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इतने न्यायप्रिय व्यक्ति हैं कि निश्चित वो देंगे, मैं जानता हूं। लेकिन मेरी जो विचारधारा है वो उनको मुख्यमंत्री, आपको एक भी सीट अगर नहीं मिलेगी तब भी आप जारी रखोगे गठबंधन? एकदम जारी रखेंगे गठबंधन, इस नाते कि मैं भारतीय जनता पार्टी को यहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर करना चाहता हूं मान्यवर। यह चीलम फूंकने वाले लोग प्रदेश नहीं चलाएंगे, चीलम फूंकने वालों के बस का प्रदेश नहीं होता है। पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसी चीज नजर आई है, कोई भी सियासी दल है वो किसी को उखाड़ने के लिए, सत्ता से आउट करने के लिए और किसी को सत्ता में लाने के लिए सीटों का भी ख्याल नहीं कर रहा, गठबंधन कर ले रहा है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं भैया। अरे आप देख लीजिए मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसान बेचारे आंदोलन कर रहे थे, वह अपने मांग रखे हुए थे कि जो उनके ऊपर ये 3 काले कानून लगाए गए हैं उसको वापस ले लो। सिर्फ आपकी मंशा जो है वो बीजेपी को हटाना है, एकदम हटाना है, बस इसीलिए गठबंधन सपा से है। मानवता का जो विरोधी है, जो देश के गरीबों का विरोधी है, उसको हम किसी भी शर्त पर हटाने के लिए तैयार हैं मान्यवर। अच्छा ये बताइए, चलिए गठबंधन हो गया, सीट नहीं मिलेगी तब भी गठबंधन जारी रहेगा, किन शहरों में, किन जनपदों में, किन एरिया में सबसे ज्यादा निषाद समाज का वोट है? निषाद समाज का वोट तो पूरे उत्तर प्रदेश में 18% वोट कोई कम नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, कोई भी ऐसा जनपद नहीं है, 162 सीटों पे निषाद वोट मायने रखने वाला वोट है। 70 से 80 सीट ऐसी है निषादों की जो अपने दम पे जिताने की ताकत रखता है। ये निषाद समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है और निषाद समुदाय पूरी तरह से मन बना चुका है कि इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पे मंडरा रहा है। यह लोकतंत्र को भी बर्बाद करने वाले लोग हैं। यह देश के गरीबों के क्या हाल हो रहा है आप देख रहे होंगे। आपकी सियासी पार्टी कब बनी, कब कब किससे गठबंधन रहा और आगे की राजनीति पॉलिसी आपकी क्या है? हम लोगों ने, मैं समझ रहा था कि हमारे समाज के लोग खास करके अशिक्षित हैं, वो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझते।
वो चुनाव जब आता था तो किसी को भी वोट दे दिया करते थे, कोई कैसे भी वोट ले लेता था। 25 जुलाई सन 2009 को हमने जय हिंद समाज पार्टी बनाई और जय हिंद समाज पार्टी बना करके समाज में निकल पड़े और हमने बताया कि आपके वोटों का मतलब है और बगैर आपके वोटों की सरकार नहीं बनती है। लोगों ने मतलब समझा और हमने 41 सीटों पे चुनाव लड़ाया, जहां अच्छा खासा जय हिंद समाज पार्टी के लोगों को 2012 में। क्या रिजल्ट रहा? ठीक, बहुत बढ़िया रहा। कहीं 10,000, कहीं 8,000, कहीं 5,000, इस तरह से हमें वोट मिले। समाज के लोग थोड़ा थोड़ा समझने लगे कि हमारे वोटों का मतलब भी है, तब जाकर के जय हिंद समाज पार्टी थोड़ी। अच्छा, ये बताइए नंदलाल निषाद जी, हर जाति, हर बिरादरी, हर वर्ग, हर समाज, हर नेतृत्व जो है अपनी पार्टी बना ले रहा है। ये जो रेवोल्यूशन पैदा हुआ है 2005 के बाद, सन 2000 के बाद, हर जाति, हर समाज अपना पॉलिटिकल एक पार्टी बना लेती है। ये ऐसा क्यों शुरू हुआ? आखिर क्या बात थी? पहले कुछ ही सियासी दल होते थे, उसी में सब रहते थे, ये क्या जरूरत पड़ गई? ये तो जातिगत जो दल बनाते होंगे, ये सवाल उनके लिए है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने भी पार्टी बनाई अपने समाज की, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले कुछ पार्टियां होती थी, उसी में सब चले जाते थे। अब क्या जरूरत हो गई कि हर बिरादरी के लोग पार्टी बना रहे हैं? जरूरत इसलिए हो गई कि उन राजनीतिक पार्टियों में समाज का प्रतिनिधित्व नहीं मिला, समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिला, इस नाते लोग पार्टी बनाना शुरू किए। दूसरी बात कि मैं राजनीतिक पार्टी जय हिंद समाज पार्टी बनाया हूं, मैं किसी जाति, मजहब, धर्म, संप्रदाय की बात करता नहीं हूं मान्यवर। अच्छा, ये बताइए, नहीं तो प्रतिनिधित्व तो आपका तो है, उसी का है ना, निषाद समाज का। मैं निषाद हूं तो प्रतिनिधित्व तो करूंगा ही करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि चलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई 2022 में, तो आपकी जो बेसिक मांगे हैं, कुछ तो रखा होगा पटल पे अखिलेश यादव के साथ? वो मैंने दे दिया है माननीय अखिलेश यादव जी को। क्या रखा है निषाद समाज के लिए, या जो विभिन्न वर्गों की आपकी मांग है? देखिए, हमने सबसे पहले तो अभी मैं बताऊं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निषादों के साथ क्या किया कि नदी, तालाब, ताल तलैया का जो ठेका पट्टा निषादों को ही मिलता था, ये माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया था। अभी भारतीय जनता पार्टी वालों ने छीन करके ये किसी को भी देने का काम किया। अब कौन ले सकता है, आप समझ सकते हैं। उसमें भी एक वर्ग विशेष के लोगों को ही मिलता है ये सारी चीज़ें। निषाद समाज के लिए मछुआ आवास मिलता था, वह मछुआ आवास माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 3,05,000 का होता था। वो हम लोगों का पैसा जो हिस्सा था उसको भी काट करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको 1,10,000 करने का काम किया है। तो इस तरह के लोग हैं। तो हमने जो माननीय अखिलेश यादव जी के सामने रखा है कि हमारे समाज का जो मूलभूत हिस्सा है उसे हमें मिलना चाहिए। और उन्होंने सबसे ज़्यादा, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निषादों के ऊपर अनर्गल तरीके से मुकदमे लादे गए हैं, झूठे तरीके से। यहाँ तो जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा ला। योगी आदित्यनाथ तो कानून व्यवस्था और बड़ी निष्पक्ष चीजों की बातें करते हैं, कैसे आप इल्जाम लगा सकते हो कि आपके वर्ग पर, आपके समाज पे मुकदमे लादे गए? मान्यवर, हमारे पास प्रमाण है उसका कि आप गाजीपुर में घटना हुई थी, ठीक ना, वो भी भाजपा के साथ संजय निषाद हैं, उन्हीं की मिली भगत से वो घटना भी हुई थी। पुलिस वाले, एक पुलिस की हत्या हो गई थी, बेचारा वो पुलिस वाला, मतलब आपका समाज जो है वो कानून व्यवस्था से भी परेशान है उत्तर प्रदेश के? परेशान? अरे हमारा ही समाज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का हर समुदाय परेशान है, हर समाज परेशान है। मानवर, कोई ऐसा समाज नहीं है जो इनकी कानून व्यवस्था से परेशान ना हो। बताइए, थोड़ा सा एक पॉलिटिकल सवाल है जो मेरे जहन में आया है। जी जी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको साधने की कोशिश की थी? सही बताइएगा, आपसे कोई संपर्क किया था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया था। अब बताइए, हमें खबरें हैं? नहीं आया था हमारे पास, हम उसको ऐसा नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के एक आध नेता का फोन आया था मेरे से, उन्होंने कहा कि आप बीजेपी में आना पसंद करोगे। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मान्यवर, मुझे बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं है और हम बीजेपी की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। 2009 से बहुत बीजेपी के लोग मेरे संपर्क में आए और उन्होंने कहा, लेकिन मैं बीजेपी की तरफ जाना ही पसंद नहीं किया, क्योंकि इनकी विचारधारा ही देश और समाज के प्रति साफ नहीं है। इनके साथ जाने का कोई मतलब ही। क्यों इतना आप जो है वो एंटी हो बीजेपी की? मैं एंटी बीजेपी का नहीं हूं,
इनकी विचारधारा का एंटी हूं। इनकी विचारधारा देश और समाज के लिए सही नहीं है। आप देख तो लीजिए हो क्या रहा है, आज देश में हो क्या रहा है, आप प्रदेश में हो क्या रहा है, आप देख तो रहे हैं ना। आप क्या खास देखते हो अखिलेश यादव के जो पूरे कैरेक्टर में कि उत्तर प्रदेश को जरूरत है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जरूरत है। अखिलेश यादव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको समझ में आया कि हमारे प्रदेश के बच्चों को आधुनिकता से जोड़ना चाहिए। उन्होंने बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया ताकि हमारे बच्चे उसमें अच्छी टैबलेट तो योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हो। ये किस तरह से दे रहे हैं वो भी आपको पता है। ये किस तरह से, ये टैबलेट नहीं दे रहे हैं, वो टैबलेट दे रहे हैं। जो सच्चाई है वो ये है। अच्छा ये बताइए, आज ये बताइए कि बहुत आप हर समाज का जो है वो नौजवान जो है विद्यार्थी लखनऊ आए, विभिन्न जनपद में आए टीईटी एग्जाम देने के लिए। अचानक ये खबर आई कि वो पेपर लीक हो गया। यही इस पे आपका क्या कहना है? पेपर लीक क्यों हो जा रहा है भाई? ये जानबूझ के लीक करवाते हैं भाई। ये खुद इन्हीं लोगों का काम है, ये इन्हीं लोगों का काम है। और कुछ लोगों को पकड़ करके जेल में भी डालेंगे, ये भी उनके समर्थक ही होंगे। ये इन लोगों की नौटंकी है बस, और कुछ नहीं। देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना। बेचारा ठंडी का टाइम चल रहा है, बच्चे पता नहीं कहां कहां से आ करके, और इस कदर परेशान। इनकी मानसिकता है कि लोगों को जितना ही परेशान करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये इसी मानसिकता के लोग हैं, ये जानबूझ करके सब किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2022 के इलेक्शन में क्या सूरत हाल होने वाली है? 2022 के इलेक्शन में जो सामने आने वाला है वो बहुत बड़ा मंजर। हम तो कह रहे हैं कि 403 सीटों पे हम लोग जीतने जा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये दावा ठोक रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, क्या सत्यता है इस दावे में? नहीं, एकदम क्या आपने ग्राउंड जीरो या ग्राउंड में जाके कुछ काम किया है? मान्यवर रात दिन ग्राउंड पे ही काम करते हैं हम लोग। लोगों के बीच में लोगों की आवाजें हम लोग सुनते हैं, लोगों के दर्द को महसूस करते हैं, उन्हीं के बीच में ही रात दिन हम लोग रहते हैं। उनके जो दिलों से निकल करके जो तड़पना आ रही है उस आवाज की बात हम कर रहे हैं कि 403 सीट पे हम लोग जीतने जा रहे हैं। जय हिंद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कंफर्म। और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं। नहीं तो बाबा तो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी उपलब्धियां की हैं, नौकरियां बांटी हैं, कानून व्यवस्था सही है, लड़कियां जो हैं वो सुरक्षित है। तो ऐसी लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं ये तो आप अभी उधर शामली सहारनपुर की तरफ जो घटनाएं हुई उससे साफ साबित होता है ना कि कितनी लड़कियां सुरक्षित हैं। जगह जगह रेप हो जा रहा है, रेप करके उनको मार दिया जा रहा है। अपराधी पता चल रहा है कि उनके करीबी निकल रहे हैं। ये वैसे लोगों की सरकार है। बहुत बड़ा इल्जाम लगाया आपने कि अपराधी उन्हीं की पार्टी के। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? ये उनके करीबियों के बच्चे निकल रहे हैं भाई। जो रेप करने वाले हैं उनके करीबी लोग निकल रहे हैं। हम इल्जाम थोड़ी लगा रहे हैं, जो हकीकत है वो बयान कर रहे हैं। ये बताइए, अभी इससे पहले आपका पीस पार्टी और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की पार्टी से गठबंधन था जी। तो 2022 में क्या ये पीस पार्टी क्या गठबंधन में शामिल होगी? शिवपाल यादव शामिल होंगे? इसके बारे में आपको क्या जानकारी? अब इस बारे में मैं कुछ भी कहने से परहेज कर रहा हूं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत अनुभवी एक लीडर हैं और वो सबके बारे में जानते हैं कि कौन कितना बेहतर सोचने वाला व्यक्ति है। जो उनको बेहतर लगेगा अपने साथ जरूर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं बड़ा उनको अब तजर्बा है राजनीति का। भाई सीएम रहे हैं और कई उन्होंने काम कराए हैं जैसा लोग कहते हैं, और काम बोलता है ये स्लोगन भी है उनके साथ। तो बात ये बताइए कि क्या आपको नेताजी का मुकम्मल जो एक आईना है वो अखिलेश यादव में दिख रहा है? नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल एकदम सेम चीजें दिखती हैं। बल्कि हम नेताजी से भी 4 कदम आगे बढ़ करके देश और समाज के लिए अखिलेश यादव जी काम करेंगे, पूरी उम्मीद है। ये थे हमारे साथ नंदलाल निषाद जी, जो अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जय हिंद समाज पार्टी का। हमने इनसे ख़ास बातचीत की तमाम मुद्दों को लेकर, इनके समाज की, इनके वर्ग, निषाद वर्ग की स्पेशल हमने बात की, और 2022 के इलेक्शन को लेकर बात की, गठबंधन जो समाजवादी पार्टी से हुआ उसको लेकर बात की। इनकी मंशा ये, इनकी इच्छा ये है कि अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बने। अब देखने वाली बात है कि इनका ख्वाब और इनका गठबंधन का ख्वाब पूरा होता है या नहीं।
मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी शख्सियत के साथ किसी राजनीतिक चर्चा फिर आपके सामने करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।